आदमी के ऊपर 2 अरब रुपए के सिर्फ टैक्स लग गए। कॉमन मैन के लिए 2 बिलियन की गेम है। 2 बिलियन, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूला मलिक। नाज़रीन, 2021 रुखसत हो रहा है और 2022 आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। लेकिन अगर इस पूरे साल को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मुश्किल तरीन साल अगर कहा जाए तो ये अवाम के लिए था, क्योंकि अवाम के लिए महंगा तरीन साल था। अशियाए ज़रूरत की कीमतें जितनी बढ़ी पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं बढ़ी। और भी बहुत से बड़े वाक़यात हुए, लेकिन अगर मैशत की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम ने ही कुर्बानी दी मैशत की बहाली के लिए। ना शाफिया ने कुर्बानी दी, ना बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जा सका, ना टैक्स रिफॉर्म्स की जा सकी, और ना ये जो दावे किए जाते थे कि टैक्स नेट को बढ़ाकर आम आदमी की मुश्किलात कम की जाएंगी, वो भी ना की जा सकी। बल्कि साल रुखसत करते करते हुकूमत एक नया मिनी बजट लेकर आई, जिसके नतीजे में जो महंगाई कुछ बची हुई थी अब उसका भी खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। 2022 का आगाज़ होगा तो शायद ज़रूरत की कीमतें और बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने अब मज़ीद टैक्स लगाने हैं, जिसके नतीजे में आम आदमी को मज़ीद चीज़ें महंगी मिलेंगी। छोटे छोटे बच्चों के लिए, शीरखार बच्चों के लिए दूध पर भी टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ मिर्चों पर, नमक पर, दालों पर और ऐसी ऐसी चीज़ों पर टैक्स लगेगा जो पहले इस्तिस्ना जिन्हें हासिल था, अब आवाम को उन पर भी टैक्स देने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, और जो दावे थे FBR को उसका नया स्ट्रक्चर कायम करने की, उसकी इस्लाहात का, वो दावे भी कहीं पूरे ना हो सके। और इस वक्त जो चैलेंज है हुकूमत के लिए वो ये भी है कि ये मिनी बजट मंजूर कैसे होगा, क्योंकि बजट तो ले आई हुकूमत, लेकिन अब इसके हवाले से कोरम पूरा करना, अराकीन की तादाद पूरी करना हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस महंगाई का तूफ़ान जो अगले साल आवाम को भुगतना पड़ेगा, उसके नतीजे में आम आदमी मजीद पिस कर रह जाएगा। आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे कि साल रुखसत होते होते हुकूमत कोई नया आवाम के लिए जो तोहफा देने की बजाय उनके लिए मजीद मुश्किलात का एक पैगाम लेकर आई है। इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, मुल्क के मुमताज़ मुआहिर मईशत जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, और इशफाक तौला साहब, मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन, इक़्तिसादी अमूर के हवाले से उनसे भी बात करेंगे इस आज के प्रोग्राम में कि कैसे मुल्क के अंदर जब ये मिनी बजट मंजूर हो जाएगा तो आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो मिनी बजट के हवाले से अवाम में तो शदीद खदशात हैं, अपोजिशन इस पर बड़ा शोर मचा रही है, लेकिन हुकूमती वज़रा की अगर हम बात करें, हुकूमत तो बड़े इत्मीनान से कह रही है कि इससे ना महंगाई में कोई इजाफा होगा, ना इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन अशिया के ऊपर टैक्स लगाया गया है उनको अगर पेश नज़र रखें तो एक महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान जो होगा वो 2022 में उसका आगाज़ होगा। ये पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये गलत बयानी है कि ये IMF की कंडीशंस हैं। IMF तो आपसे कहता है कि जी आप अपने वसाइल बढ़ाएं, तो हुकूमत ये कहती है कि जी हम तो ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा सकते, जो पिछले 25 साल से हो रहा है। तो फिर ये मामला तय होता है म्यूचुअल कंसेंट से कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें। तो ये IMF के खाते में डालना तो बिल्कुल गलत है, नंबर एक। दूसरा ये कि महंगाई की सिर्फ बात हो रही है, उसको मैं अर्ज करूंगा अभी आपसे, लेकिन महंगाई से हट के अगर आप देखें तो जो खतरात आ गए हैं इसके बाद, नंबर एक, हम 100% आइंदा भी IMF के पास जाएंगे और ये जो दावा था ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ये बातिल साबित होगा, नंबर एक। दूसरी बात ये थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक थे वो बेशतर हम अचीव नहीं कर सकेंगे। और तीसरी बात ये थी कि 2075 तक अब ये यकीनी हो गया है कि हमारी जो फीकस आमदनी होगी वो OECD ममालिक तक नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात ये थी कि एक मुतबादिल मौजूद था, और वो ये था कि 2019 में जो टैक्स एमनेस्टी आई थी उसमें यह कानून बनाया गया था और FBR ने एडवर्टाइज किया था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, मैं उन असासों की बात कर रहा हूँ जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान में है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, कानून मौजूद था, लेकिन उस कानून पे अमल दरामद अगर करें तो तकरीबन 900 अरब रुपया उन चोरों से मिल सकता था जिनके पास नाजायज असासे मुल्क में है, लेकिन हुकूमत उनको भी नाराज नहीं करना चाहती। तो अगर ये तय कर लिया है कि सिर्फ अवाम को कुचलना है और पेट्रोलियम लेवी लगाना है जो भत्ता है,
महंगाई बढ़ानी है, और अब अगली हुकूमत चाहे ये हो या कोई और हो, उसको ये जवाब मिल गया है कि वो ये कहे कि जी मईशत तबाह हाल है, अब आपको एक दफ़ा फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अवाम को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर दूसरा ये बताइएगा कि बिल तो पेश हो गया, लेकिन मंजूर होता हुआ ज़रा मुश्किल भी दिखाई देता है। हुकूमत के पास तादाद पूरी करनी अराकीन की, क्योंकि हुकूमत के कुछ अपने अराकीन भी इस हवाले से खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं हुकूमत की कि ये तो मुल्क के लिए एक बड़ा मैशत को धचका लगेगा अगर इस बजट की मंजूरी होती है तो। देखें, पहली बात तो ये है कि ये IMF के प्रोग्राम के मुताबिक ये हो रहा है। तो नंबर वन एक तो ये है कि ये IMF के मुताबिक है और इसके अलावा नहीं है। दूसरी बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि इसमें से ज़्यादातर तकरीबन 250 अरब जो है एग्जेम्पशन जो हैं वो रिफंडेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी हैं। तो उसका नेट इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई ख़ास नहीं आता। सिर्फ हफ्ते की एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी और वो भी कम होती जा रही है। इससे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी ये लगा है GST और उनका भी रिफंड का मामला ठीक चल रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर इस सारी चीज़ को हम मान भी लें कि जी ये कोई नया टैक्स है, तो उसको आप देखें कि जिस में टोटल जो पैदावार है पाकिस्तान की इकॉनमी की वो तकरीबन 60,000 अरब के करीब है, और उसमें से अगर 300 अरब की कोई टैक्स लगते हैं जो कि रिफंडेबल भी हैं एडजस्टेबल भी हैं, सो उनका कोई जवाज़ नहीं बनता, तो पूरी जो आपकी प्रोडक्शन है उसका आधा फीसद भी नहीं ये बनता। तो ये कहना कि ये कोई बहुत महंगाई का तूफान आएगा, मेरा नहीं ख्याल ये। लेकिन सलमान शाह साहब, अगर फार्मास्यूटिकल चीज़ों के ऊपर, अगर दूध जो है उसके ऊपर, बच्चों के दूध के ऊपर, अगर आप दही, पनीर, मक्खन, इनके ऊपर, मिर्चों के ऊपर, अगर इस पर टैक्स 5% से 17% कहीं ज़्यादा होगा, नमक के ऊपर टैक्स लगेगा, तो आम आदमी की जो अशियाए ज़रूरत की खरीद है उसको तो महंगाई और का सामना करना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक ओवरऑल आप देखें ना कि 60,000 अरब में अगर ये चंद आइटम्स जो एग्जैम्प्ट हैं वो उसमें आ जाते हैं, तो उससे डेफिनेटली, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की कि 2-3 अरब का फ़र्क है, वो जो फ़र्क है उसको दूसरे तरीक़ों से पूरा किया जाएगा, डायरेक्ट सब्सिडीज से पूरा किया जाएगा। एहसास प्रोग्राम में इजाफा किया जा रहा है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में खासे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आज आपने देखा कि हेल्थ कार्ड आया है जो तकरीबन 400 अरब का प्रोजेक्ट हेल्थ कार्ड है। आप सोचें, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में नेशनल इंश्योरेंस आ गई है, हेल्थ इंश्योरेंस आ गई है। इशफाक तौला साहब, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि इस वक्त जो हुकूमत का एक दावा है कि मिनी बजट से कोई इतना बड़ा महंगाई का तूफान नहीं आएगा, जबकि हुकूमत के मुखालफिन, अपोजिशन ये समझती है IMF का बजट है, लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल IMF का बजट है और IMF की तरफ से जो डिमांड्स थी उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन अगर शायद ज़रूरत के ऊपर टैक्स बढ़ता है या लगता है तो उससे आम आदमी के लिए मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, मेरा ख्याल है 300, जैसे सलमान साहब ने खुद कहा कि 300 अरब के अगर टैक्सेस लगते हैं और 60,000 अरब की GDP है, तो उसमें ये कोई आधा % नजर आ रहा है। ठीक है, तो चले वो एक बात तो मानते हैं कि 300 अरब के नए टैक्सेस या विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। अब मैं थोड़ी सी आपको तफसीलात में ले जाना चाह रहा हूँ। जी। हमें मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि कोई 160 अरब के करीब फार्मास्यूटिकल्स ऐसे हैं जिनको अब रिफंड, और 112 अरब के ऐसी मशीनरीज हैं जिस पे आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया, थोड़ी सी तस्वीर में कर देता हूँ उनको। 111 अरब की जो फार्मास्यूटिकल के जो है एंट्री 104 फिफ्थ शेड्यूल में, वो उन्होंने अलाउ की है फिफ्थ शेड्यूल में ले जाके, जिसको हम कहते हैं जीरो रेट। तो जो वहां पर पैसे उन्होंने दिए हैं फार्मास्यूटिकल वालों के, वो वहां पर रिफंडेबल होंगे। अब कितने रिफंडेबल होते हैं, रिफंड के क्या हालात हैं और कब मिलते हैं, वो अल्लाह जाने और अभी आगे। बाकी 40 से 44 बिलियन ऐसा है जो दूसरे रॉ मटेरियल है एंट्री 105 में।
जो कि इसका तदारुक नहीं किया गया वो अवाम की। अब आगे आ जाए मशीनरी की जो बात की 112 अरब रुपए की, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एडजस्टमेंट हो जाती है। वो एडजस्टमेंट 7 दिनों में नहीं 3 या 4 सालों में होती है। मशीन जब आती है तो मशीन को जब इंस्टॉल किया जाता है और जब भेजा जाता है, जब उसकी प्रोडक्शन शुरू होती है, उस प्रोडक्शन के बाद जब सेल अक्रू होती है तो मशीन के एडजस्टमेंट आप ले सकते हैं इस वक्त, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विंडो नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। आपका लॉ ये कहता है कि 1 साल के अंदर आप एडजस्टमेंट नहीं लेंगे तो बोर्ड के पास इख्तियार होता है कि वो उसको कंडोन करे, और बहुत मुश्किल हो जाता है हमें कंडोन करवाना बोर्ड से। तो FM साहब को इस बात का तदारुक भी करना चाहिए। बाकी रहा सवाल कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कल जो कहा कि जी 2 बिलियन का इम्पैक्ट आएगा और कुछ आइटम उन्होंने गिनवा दी, मैं नहीं समझता। बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर लग्जोरियस गुड की मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल है और इस पे लगाना भी चाहिए। मैं खुद इस बात को मैं सेकंड करूंगा, इस किस्म के चीजों को आप लगाएं। मगर जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें ये देखना भी चाहिए कि ऑल्टरनेट विंडोज हैं कि नहीं हमारे पास। देखिए सबसे बड़ा विंडो आपका एग्रीकल्चर टैक्स है, जो कि आप कहते हैं कि सूबों को लगाया है सूबा, मगर आज आप मुझे बता दें, सलमान शाह साहब भी देख रहे होंगे, डॉक्टर शाहिद साहब भी देख रहे होंगे, चारों बजट में आप मुझे टोटल करके दे दें कि कितना एग्रीकल्चर टैक्स सूबों ने कलेक्ट किया है। तो मेरा ख्याल है हमें इक्विटी अगर क्रिएट करनी है, शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जब आए थे, शौकत तरीन साहब, मैं इतना खुश था जब उन्होंने ये 2 बातें कही थी कि IMF से हमने गलत एग्रीमेंट किया, और जिसकी वो आज भी एक्सेप्ट करते हैं। मार्च में जो एग्रीमेंट हुए थे और जिस तरीके से हमने अपने रिव्यू के दौरान जो बातें इनकी मानी है, मेरा ख्याल है आज इसका खुमियादा हम भुगत रहे हैं और शौकत तरीन साहब और उनकी टीम भुगत रही है। ठीक पड़ेगा। इशफाक साहब, मुझे एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम शुरू करनी है, वापस आएंगे, बात करेंगे कि जो इस मनी बजट की मंजूरी है ये हुकूमत के लिए वाकई मुश्किलात का बायस बन सकती है, और मंजूरी के बाद भी अवाम की मुश्किलात कितनी होंगी, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। पुनः में एक बार फिर खुश आमदीद डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। ये जो बात की जा रही है स्टेट बैंक की खास तौर पे, उसके हवाले से भी कि गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में जो है वो इजाफा, उसके साथ साथ जो सलमान शाह साहब तो बात कह रहे हैं कि IMF की डिमांड पर ये चीज़ें की जा रही हैं, जबकि आपका मौक़िफ़ है कि IMF की डिमांड पर नहीं की जा रही। देखिए, पहले मैं आपसे ये कह दूं कि अभी हम पेट्रोलियम लेवी की बात नहीं कर रहे, जो इस बिल का हिस्सा नहीं है मगर IMF की कंडीशन का हिस्सा है। हर महीने 4 रुपये लीटर भत्ता बढ़ाया जाएगा, उससे जो पेट्रोल की कीमत से जो इम्पैक्ट महंगाई पे आएगा उसको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि हमने 20 महीने तक IMF के प्रोग्राम को जो मुअत्तल रखा है, सस्पेंड रखा है, वो इसलिए कि सस्ती शरह सूद दे के, ताकतवर लोगों को कर्जे दे के, गैर ज़रूरी इम्पोर्ट करके मईशत को तबाह किया। ये इतना बड़ा जुर्म है जिसके कि आइंदा भी हमें नताइज भुगतने पड़ेंगे। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि 20 महीने तक IMF के प्रोग्राम को इसलिए मुअत्तल रखा गया कि डिस्काउंट रेट को मनफी रखा जाए, कम रखा जाए, सस्ती शरह पर कर्जा दिए जाए। फिर आपने देखा कि जैसे ही उनसे मामला तय हुए तो हमने 275 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक ने बढ़ाए हैं। तो पहले तो ये जवाब क्या था। दूसरा जो सबसे बड़ा गुनाह हुआ कि जून जुलाई में जो मुज़ाकरात होने थे IMF से, उसको जानबूझ के अक्टूबर तक मुलतवी किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का काम था कि उनके साथ मामला तय करे। उसको हमने फिर नवंबर तक ले गए। इस दौरान में 11 अरब डॉलर हमारा नुकसान हुआ, स्टॉक एक्सचेंज फॉल हो गया, जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 अरब डॉलर हो गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट 20.7 बिलियन डॉलर हो गया, और हमारी जो है 26 रुपये तकरीबन गिर गया रुपए की कदर में। ये जो तबाही बर्बादी आई, इसका भी तो कोई हिसाब होगा कि आपने जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक क्यों ले गए। ये 2 दिन में नहीं हो सकता था। कौन सी शर्त थी जिस पे आप आर्ग्यू कर रहे थे? पेट्रोलियम लेवी आपके बजट के अंदर मौजूद था, ऑलरेडी करना था आपको। और अगर आप इनकम टैक्स की चोरी रोक लें तो इस IMF को क्या तकलीफ है? वो तो कह रहा है रिसोर्सेज बढ़ाएं। आप चूंकि उनको कहते हैं हम एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे, तो फिर ये तय होता है, ये मामला तय होते हैं जिसको आप शराइत कह रहे हैं। मैं अब भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चोरी रोक के जो 3800 का गैप है वो पूरा कर देते तो IMF इंसिस्ट नहीं करता। तो एक तो ये जो 20 महीने मुअत्तल रख रहा है, ये कभी ना कभी इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और ख़ासतौर से जून के बाद जो किया, ये क्रिमिनल एक्ट आता है। मईशत तबाह हुई, पाकिस्तान का नुकसान हुआ। अगर महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, फीकस आमदनी हमारी गिरती है जो कि 162 है हमारा 190 से, तो ये जो अपोजिट है दोनों चीज़ें,
तो किसी का ज़मीर नहीं जागना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस का कि कौमी सलामती पॉलिसी जो कि इज्तिमाई दानिश का नतीजा है, हमारी अफवाज पाकिस्तान और हमारी सिविल लीडरशिप वो भी पास करते हैं, फिर आप ज़िमनी बजट लाते हैं। तो वो जो था कि देश के अंदर हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, लूटी हुई दौलत मुल्क के अंदर से वापस लाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, वो फिर क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? इस वक्त जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि स्टेट बैंक ने खिलवाड़ किया है शरह नमू के साथ और शरह सूद के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब हर आदमी मुत्तफिक है कि आपने जो कोविड-19 की आड़ में शरह सूद गिराई, बेतहाशा गिराई, उसको फिर 20 महीने तक इसलिए रखा कि IMF का पूरा मुअत्तल रखा ताकि उसको बढ़ाना ना पड़े, और वो कर्जे दे के सस्ते आपने मईशत को तबाह किया। तो वो अकाउंटेबिलिटी दो चीज़ों पर होनी है, स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। पहले एक शरह सूद के साथ खिलवाड़, और दूसरा ये था कि रुपए की कदर के साथ खिलवाड़, और तीसरा ये कि डिपॉजिटर को कानून तोड़ के आपने उनसे कुछ 700 अरब रुपए खींचे ताकि सस्ते कर्जे दिए जा सकें। जो कानून तोड़े हैं वो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4, 40A और आयु के शिक 3। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसको देखना है। मैं आपको बता दूं तरक्याती अखराजात कम हुए हैं, हमारा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ी हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कम हुए हैं, 24 रुपये आधा से कम हासिल हुए हैं। तमाम आशारिय सिवाय रेमिटेंसेस के कौन सा बेहतर हुआ है सिवाय इसके, सब नीचे गए। और रेमिटेंसेस आई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो कि फाइनेंशियल NRO है। ये चीज़ों को देखें, हमारा मुल्क है 93 से अब तक जो तमाशा हुआ है उसको नए अज़्म के साथ दोबारा इन्होंने वही चीज़ की है जो आइंदा के लिए खतरात भी हैं, सलामती के लिए भी, मईशत के लिए भी और आवाम के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर हम IMF की बात करें, गुज़श्ता 10 बरसों से पाकिस्तान की हुकूमतों से टैक्स इस्लाहात का हमेशा से मुतालबा किया जाता रहा है, लेकिन किसी हुकूमत ने भी टैक्स इस्लाहात पर काम नहीं किया। फिर एग्रीकल्चर टैक्स की बात हुई, अगर हम ज़री टैक्स नहीं लगा सकते, हम ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा सकते, तो फिर ये तासर उभरेगा कि हुकूमत को $1 अरब लेने IMF से और $2 अरब आवाम की जेबों से निकाला जाएगा। नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल ही गलत आप एनालिसिस कर रहे हैं और एक किस्म का जो है एक हवा खड़ा कर रहे हैं IMF का। देखें, बात ये है कि आपका मुल्क जो है बैरून मुल्क कर्जों से के पहाड़ में दबा हुआ है और आपने उसके कम से कम $15 अरब की तो डेट सर्विसिंग है जो आपने करनी है, जिसमें से आपने कम से कम $12 अरब की रीफाइनेंसिंग करानी है। तो ये आप IMF के प्रोग्राम को सिर्फ ये ना समझें कि ये 1 बिलियन आ जाएगा तो उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये आपकी जो है डिफॉल्ट से बचाना, आपकी इकोनॉमी को इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करना, आपकी इकोनॉमी में तमाम इंटरनेशनल जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी फाइनेंसिंग का ये सारा चीज़ है। ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर साहब को मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एहतियात के साथ ये बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये डिफॉल्ट कर जाएंगे, अगर हम डिफॉल्ट का खतरा है डॉक्टर साहब, नहीं करते डॉक्टर साहब, डिफॉल्ट का खतरा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने ना माजी में कभी डिफॉल्ट किया है ना आप करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होगा। आप अगर प्रोग्राम नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। ये इकोनॉमी जो है बिल्कुल कट जाएगी पूरी दुनिया से। जो भी इस वक्त आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं, LCs खोल रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़राब हो जाएंगी। सो आई थिंक इसको बड़े एहतियात से आपको बात करनी चाहिए इस सारे अमल पे। और ये तो वक्त ऐसा है कि इसमें तो सियासत होनी नहीं चाहिए। इस वक्त जो IMF प्रोग्राम है इस पे सियासत करना आई थिंक एक जुर्म है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अगर आपने इसको डिरेल किया तो कोई संभाल नहीं पाएगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो इकोनॉमी है उसमें स्ट्रक्चरल जो डिफेक्ट्स हैं उसको आपने दुरुस्त करना है। आप ये भूल गए हैं कि इस जो ये अभी इंपोर्ट्स का जो बिल आया है उसमें 25% आपकी एनर्जी इंपोर्ट्स हैं। और एनर्जी इंपोर्ट्स ना सिर्फ कि आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए वो एनर्जी है, आपके घरों की बिजली भी वो इंपोर्ट हो रही है। तो हर चीज़ तो आपने इंपोर्ट के ऊपर लगा दी है। ऊपर से आपने ठेके ऐसे 30-30 साल के किए हुए हैं जो कि दुनिया के एक्सपेंसिव तरीन ठेके हैं।
और उसकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो ये मिनी बजट वगैरह तो माइनर चीज़ है। असल चीज़ जो है ये आपकी एनर्जी इंडिपेंडेंस ख़त्म की गई है। आपने ना कोई डैम बनाया है, ना कोई आपने रिन्यूएबल एनर्जी की है, ना आपने डोमेस्टिक एनर्जी के कोई रिसोर्सेज पैदा किए हैं। ठेके बस देने में आप बहुत तेज थे। देखें कि जिन्होंने ठेके साइन किए हैं वो आज असेंबली में खड़े होके कहते हैं कि जी हमारी आप IMF के को बेच दिया आपने और ये सॉवरेनिटी खत्म हो गई है। तो उस वक्त जब ये आप काम कर रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि सॉवरेनिटी खत्म हो जाएगी अगर ये इस किस्म के ठेके करेंगे। और ये आई थिंक पाकिस्तान का अलमी है। 22 प्रोग्राम आप कर चुके हैं IMF के साथ। हर दफा आप उनसे पैसा ले लेते हैं लेकिन वो जो रिफॉर्म्स करनी होती हैं वो आप नहीं करते। डॉक्टर साहब मौजूदा हुकूमत में तो नहीं कर सकी ना भाई। मौजूदा हुकूमत तो उसके साथ प्रोग्राम कर रही है ना। तो अभी तो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी तो उनका पहला प्रोग्राम है। इससे पहले 22 प्रोग्राम हो चुके हैं। आप FBR की बात कर रहे हैं। FBR की रिफॉर्म्स करना कोई आसान काम है? वहां पे भी आप देखें कि जो भी टैक्स लगता है कोई देने को तैयार नहीं होता। ठीक है, और मैं सलमान शाह साहब मैं वापस आऊंगा इस पे भी। जो माजी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैंसिल करने की बात हुकूमत ने भी की थी, वो हुए या नहीं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इशफाक तौला साहब ये बताइएगा कि जो डॉक्टर सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं कि IMF के हवाले से तनकीद, पाकिस्तान में सियासी जमातें इसको मैशत में सियासत करती हैं, फिर माजी के जो फैसले हैं वो इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहे हैं। माजी की गलतियां इस हुकूमत को अब ठीक करते करते अरसा दरकार होगा। मलिक साहब, सलमान शाह साहब मेरा ख्याल है बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि ये हर हुकूमत के साथ यही होता है। जी पिछली हुकूमत ये करके गई, अब हम क्या करें। जब ये टीम आई थी, आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, 100 दिन का एक मैंडेट था कि 100 दिन में हम तंजीर बदल देंगे। 200 एक्सपर्ट हमारे पास हैं, मईशत की हमारी वो टीम है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो टीम को तो सारे चैलेंजेस पता होने चाहिए थे। और असद उमर साहब तो वैसे ही शेडो फाइनेंस बने हुए थे वहां पर। मगर मैं उस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा। असद उमर साहब जब आए, असल में इस हुकूमत में आके, मैं किसी की बुराई में नहीं जाना चाह रहा, ना मैं सियासत में जाना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा काम ये था इस हुकूमत का कि आप आके आप पहले से ही आप पॉलिसीज को लेके चलते। ये तो इसी शशोपंज में थे कि भाई IMF के बाद जाना है कि नहीं जाना। एक दिन स्टेटमेंट आ रहा है कि जाना है, एक दिन आ रहा है नहीं जाना, दूसरे दिन आप कहते हैं कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हम जाएंगे, तीसरे दिन हम कह रहे हैं कि नहीं जी हम इस तरीके से नहीं इस तरीके से जाएंगे। मगर जब आप एग्रीमेंट करके आते हैं तो कुछ और होता है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी असेंबली के अंदर कि जी हम अड़ गए, हम इस तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। जून की बात है, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है हमारी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग हो चुकी थी IMF के सामने। तो अब इसके बाद मेरा ख्याल है वो वीक फुटिंग कैसे हुई है 3 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर, ये तो वल्लाह अलम सवाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। मगर जहां तक ये सवाल है, सलमान साहब सही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। अब आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया में जापान का 110% कर्जा है और दुनिया में ऐसे 104 मुल्क हैं जिनका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। मगर हर कोई इस तरीके से नहीं मैनेज कर रहा होता कि यू वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड और आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, आपने पैरिटी डिवैल्यू रैंपेंट डिवैल्यूएशन कर दी। उसी हुकूमत के अंदर आप 2 दफा, एक बताओ हॉट मनी, किसने कहा था हॉट मनी लेके आइए $3 अरब और 13.25% इनको आप गारंटी डॉलर में इंटरेस्ट रेट दीजिए। इसकी आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, आपको सब मालूम हो जाएगा कि कितनी शफाफ पॉलिसी है। ऐसी कितनी चीजें हैं जिसका अगर हम अकाउंटिंग करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है हम इस हुकूमत को भी बरीउस ज़िम्मा नहीं कह सकते किसी की तरह। और इनको तो काम ही यही था, इन्होंने आया था, इनका तो नारा ही ये लगाना था कि हम आके चीजों को ठीक करेंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि 3.25 साल हो गए हैं भाई, क्या क्या ठीक किया हमें, ये तो अगर कम से कम अकाउंटिंग मिल जाए ना तो फिर हम आगे लेके चलेंगे। नहीं, ये आप चीज इन्वेंट्री आपकी बाकी है, उस इन्वेंट्री को आप पूरा कर दीजिए। मगर यहाँ पर सवाल ये होता है नसरुल्लाह साहब, जैसे आपने कहा टैक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट 2016 में बनी है एंड आई एम वन ऑफ द को ऑथर, और वो रिपोर्ट आज तक शायद नहीं हुई। इसमें बिल्कुल ठीक है, हुकूमतों का कसूर है, क्योंकि जब लिखा जाएगा कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाओ तो फिर जाहिर बात है वो बंद रहेगी पॉलिटिकल इकोनॉमी। आज अगर इमरान खान साहब लगाना चाहेंगे तो वो भी नहीं लगा सकते। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम
जो लगाना था बजट के अंदर आ गया था, ट्रेडर्स की हड़ताल हुई, खत्म हो गया। तो फिर आप इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी वीक फुटिंग पे करेंगे तो फायदा तो कुछ नहीं होगा आपका। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। बातचीत हो रही है मिनी बजट के नतायज अवाम को कैसे भुगतने पड़ेंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पुराना में एक बार फिर खुश हमने डॉक्टर शाहज़ाद सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि जो सलमान शाह साहब बात कर रहे हैं कि माजी के बड़े कंट्रैक्ट्स और जिन कंट्रैक्ट्स की वजह से आज पाकिस्तानी अवाम को भी पे करना पड़ता है, बिजली के महंगे मनसूबे, फिर साथ साथ हुकूमत ने एक दावा किया था कि जो आइए ख़ास तौर पे बिजली के सेक्टर में जो माजी के मुआहदे हैं उनको हम रिव्यू कर रहे हैं, क्या वो रिव्यू हुए? ये पहले मैं बता दूं कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले कहा था कि 10 नुकाती हिकमत अमली के अल्फाज थे, हम हंगामी बुनियादों पर उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा पैदा होता है। उनको पता था कि उससे पहले मुआहदे गलत हुए हैं, लेकिन उनके 3 साल में जो गर्दिशी कर्जे बढ़े वो पिछली हुकूमत के 5 साल के मुकाबले में ज़्यादा थे। तो सवाल ये पैदा था जिन इस्लाहात का उन्होंने वायदा किया था कि तबादले के शोबे में हम इस्लाहात लाएंगे, लाइन लॉसेज रोके जाएंगे, इन इदारों की इस्लाह करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बल्कि और तेज़ रफ्तारी के साथ जो है लॉसेज बढ़ते चले गए। ये जो सर्कुलर डेट के हैं, एक तो ये बुनियादी बात है। दूसरी बात, बुनियादी चीज़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आज जो हम बात कर रहे हैं, 93 में यही सारी बातें हो रही थी। 93 के बाद से जो 6 प्रोग्राम IMF के आए हैं, उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि जनाब इस वक्त तो हमें प्रोग्राम बहाल करना है, आगे चलना है। आज इस प्रोग्राम में कौन सी ऐसी बेहतरी की बात हुई है जो 93 में, 97 में, 99 में और 2008 में नहीं होती और 2013 में? वही खेल चल रहा है। सिर्फ फ़र्क क्या आया है वो मैं बता दूं। फ़र्क ये आया कि पिछली हुकूमत के दौर में जो बैरूनी कर्जे बढ़े थे वो बढ़े थे $7 अरब सालाना। इस हुकूमत के दौर में जो बढ़े हैं वो बढ़े $10 अरब। यानी ये अगर टोटल एक्सटर्नल डेट आप लें तो $97 बिलियन से लेके 95 बिलियन से 127 बिलियन पर पहुंच गए। $86 बिलियन की तरसीलात आ गई फॉरेन रेमिटेंसेस, जो कि आई है 111.4 से। तो ये जो 132 अरब के कर्जे बढ़ गए, तो ये जो $112 अरब है ये कहाँ है? इसके अभी तो कोई हिसाब कर ले। और अभी इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले फरमाया कि अशराफिया ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया है जिसकी वजह से हम रिलीफ नहीं दे सकते। ये बात या तो उस वक्त कही जाती है जब आप अपोजिशन में हो या इख्तिदार में आने के बाद कही जाती है। अगर 3 साल 4 महीने के बाद वो ये कहते हैं कि अशराफिया ने कब्जा किया हुआ है, तो आपने तो फिर गठजोड़ कर लिया उनके साथ। कौन सी तब्दीली आई? कौन सा आपने माफिया को तोड़ा? आपने एमनेस्टी उनको दी, आज भी एमनेस्टी चल रही है। आपने जो है जो कुछ बरात दी उनके दबाव पे दी। तो सवाल ये कि आपने तो खुद उनके साथ गठजोड़ रखा। उनमें वो आपके पार्लियामेंट में भी हैं, आपके टिकट पर आपकी काबीना भी शामिल हैं जिन्होंने गलत कर्जे माफ कराए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि कौन सा अशारिया 2018 से जिसको आप दिवालिया कह रहे हैं उससे बेहतर कौन सा हुआ है सिवाय रेमिटेंसेस के? और रेमिटेंसेस मैंने आपको बताया 111.4 के तहत है, वो पैसा रुकता नहीं है, वो पैसा बाहर चला जाता है। ये कारकुनों की तरसीलात नहीं है, स्टेट बैंक गलत बयानी कर रहा है, ये बड़े बड़े अमाउंट्स की हैं। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि आप ये बताइए कि कौन सी स्ट्रक्चरल इस्लाहत हुई है जो माजी में हम 93 से अब तक बातें करते चले आ रहे हैं, वही अब कर रहे हैं। अब जो कुछ होगा वो यही होगा, ये आएंगे या कोई दूसरी हुकूमत आएगी वही कहेगी मईशत तबाह है, अवाम कुर्बानियां दें, IMF के पास जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाह कहाँ की आपने? कौन सी रिफॉर्म्स लेके आए? आपका FDI क्यों गिर गया? मुझे बताया जाए। टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों गिर गया? 18 से मुकाबले में 19 में भी कमाया, 20 में भी कमाया, 21 में भी कमाया, टैक्स GDP रेशो भी गिर गया। तो ये जो माइनस में चीजें जा रही हैं, सिर्फ पिछली हुकूमत को गालियां देके, मैं उनको कोई एडमायर नहीं कर रहा हूं, मैं उनको भी क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन आपने तो उनके जो अशारिये लिए थे वो तो और ज्यादा तबाह कर दिए। आपने ज्यादा गठजोड़ किया अशराफिया के साथ। तो ये है रिफॉर्म्स कौन सी हुई हैं, जरा हमें बता तो दें। ठीक है, ठीक। डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर हम बात करें IPPs की, आपको याद होगा बड़ा ये दावा किया गया कि हमने IPPs के साथ सारे मुआहदे उनके रेट्स को रिव्यू कर लिए जिसकी वजह से अब बिजली सस्ती होगी। ये जो रिव्यू करने की बात की गई थी, क्या उस पर अमल दरामद हुआ है? जी देखें, एक बात तो ये है कि सिद्दीकी साहब क्योंकि बहुत स्टेटमेंट्स, जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, डेट ट्रैप का इनको पता होगा, ये इकोनॉमिस्ट हैं। एक वक्त आता है कि जब क्योंकि आप डॉलर प्रिंट नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतने ज़्यादा कर्जे हैं कि उनका सूद जो है, सूद का भी पैसा आपको
कर्जा लेके चलाना पड़ता है। सो अगर आप पिछले 3 साल की बात करें तो तकरीबन 10 अरब डॉलर आपको सूद देने के लिए आपको बोरो करना पड़ा है। इसके साथ साथ आपके रिजर्व्स जो हैं 10 अरब डॉलर रिजर्व्स को आपने बढ़ाया है और उसके साथ साथ जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है उसको भी आपने फाइनेंस किया है। सो आई थिंक ये इस तरह की स्टेटमेंट्स दे के गुमराह करना आवाम को ये सही बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और उसके लिए मखसूस काम आपको करने पड़ते हैं जहाँ तक, और उसमें ये भी है कि आपने डिफ़ॉल्ट से बचना है, आपने पैसे रेज करने हैं। अरबों रुपए अरबों डॉलर पाकिस्तान ने फाइनेंशियली रेज किए हैं बिकॉज आप इस वक्त एक IMF प्रोग्राम की आपकी इंडोर्समेंट है। अगर वो नहीं होगा तो ये आप नहीं कर सकेंगे। आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है ताकि ये कर्जों का बोझ कम हो, उसके लिए भी आपको IMF की बहुत अशद ज़रूरत है। जहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स का तल्लक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ बने हुए हैं कि इनको मनसूख भी नहीं आप कर सकते। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, फिर बीच में दूसरे ममालिक शामिल होते हैं, तो इनको इस तरह से आप आसानी से नहीं कर सकते। आपने रिकोटेक का देख लिया, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जब उसको नहीं ऑनर किया तो आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जजमेंट्स आप। लेकिन डॉक्टर साहब IPs के हवाले से तो हुकूमत ने खुद कहा था कि हम कैंसिल करने जा रहे हैं, खुशखबरी दी गई। देखें, असल में बात बहुत से के साथ हो भी चुका है, बहुत से जो एरियाज हैं उसमें खासी इम्प्रूवमेंट भी आई है। लेकिन आप ये देखें कि जो हमारे कोयले के प्लांट्स आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स ऑनलाइन अब आ रही हैं और तकरीबन 800 अरब के तो कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं और वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। सो आई थिंक ये इतनी आसानी से ये काम जो है उस तरह से नहीं हो सकता। इसका एक ही हल है कि अब आप अपनी बिजली जो है उसको डोमेस्टिक करें, सोलर पे जाएं। सोलर की क्योंकि कीमत अब खासी नीचे आ गई है तो वो आपको ग्रेजुअली अब वो बिल्ड करना पड़ेगा, सस्ती बिजली का निज़ाम वो लाना पड़ेगा। डैम्स आपने देखे 10 डैम्स के ऊपर अब काम हो रहा है और जाहिर है कि ये डैम्स लंबी मुद्दत के होते हैं, ये इस हुकूमत के दौर में वो मुकम्मल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि उन डैम्स के ऊपर पूरी तरीके से काम किया जाए ताकि वो भी हम इंटरनली कर सकें और एक्सप्लोरेशन का जहाँ तक तल्लक है उसको भी हम जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मुश्किल काम है लेकिन प्रोग्रेस भी खासी हो रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी खासी तेजी से बढ़ रही हैं, पिछले 10 साल स्टैग्नेशन रही है, उसमें अब खासी तेजी आ रही है। एडिशनल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, जो IT सेक्टर है उस पर खासी तवज्जो दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना में आपकी इकोनॉमी को इकोनॉमिस्ट जो लंदन इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि दुनिया में नंबर 1 मुल्क है पाकिस्तान जिसने कोरोना में बहुत मैनेज किया है और अपनी इकोनॉमी को बचाया है। बाकी मुल्कों में आप हशर देखें, इस वक्त बरतानिया हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान में भी देखें डिस्ट्रप्शन कितनी हुई है और कितनी इस वक्त उनके ऊपर अस्पतालों में प्रेशर है और उनकी इकोनॉमीज में कितनी डिस्ट्रप्शन है, वो पाकिस्तान ने बचाया है। ये बहुत बड़े काम है। कोरोना जो है ये 100 साल में इस किस्म की वबा आती है एक दफा, तो ये उसको पाकिस्तान ने मैनेज किया है। इसके साथ साथ इकोनॉमी को मैनेज किया है, उसके बावजूद सारी चीजों के आप 4% ग्रोथ भी ले रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें ठीक है। सियासत ऑपोजिशन का काम है कि वो हाईलाइट करे और वो कमजोरियां हाईलाइट करते जाएं, और लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है उसको डीरेल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब आप वाइंड अप करें, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं उन्होंने वजीर खजाना का हल्फ उठाने से चंद रोज पहले ये कहा था कि PTI की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और इसकी सिमत गलत है
उसको ठीक करने में जो है 4-5 साल लगेंगे। तो जब हुकूमत में होते हैं जैसे सलमान शाह साहब हैं तो उस वक्त इसी किस्म की बातें करते हैं। शौकत तरीन भी अब यही बात कर रहे हैं कि ये मीशत तो बहाल हो गई थी, तो वो क्या जुमला था जो उन्होंने कहा था कि मीशत का बेड़ा गर्क किया है और इसको 5 साल लगेंगे। नंबर 1 तो चीज़ ये। लेकिन मैं आपको बता दूं मुशर्रफ के ज़माने में भी ये हुआ था, जब सलमान शाह साहब भी हुकूमत में थे, कि 7.5 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट था, स्टेट बैंक ये कहता है कि 5.5 फिक्टिशियस था। फिर शुगर का जब क्राइसिस हुआ तो भगवान दास रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि उसमें कई 100 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है, तो उसको दबाया गया था और उसमें ये लिख दिया कि जुराइम नेक नियति से हुए थे। सलमान साहब को पता है ये बात कि ये जुमला लिखा गया कि जुराइम नेक नियति से हुए थे और उसके इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हुकूमतें पाकिस्तान ठीक है करती रहती हैं। सलमान साहब आप फाइनल कमेंट कर दें ताकि प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो गया वक्त। देखें, अब आई थिंक इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई का दौर है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारी एनर्जी इंपोर्ट्स का है, और क्योंकि उसकी कीमतें जो हैं वो डबल हुई हैं, वो मेरा ख्याल 2022 में नीचे की तरफ आएंगी। कमोडिटी का जो हुआ है वो कम होंगी, प्राइसेस कम होंगी, इन्फ्लेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी चलेगी और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और जो इकोनॉमी के बाकी एरियाज में रिफॉर्म्स हैं वो भी होंगे। शर्त ये है कि IMF प्रोग्राम जो है इसको डिरेल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर शाहसन सिद्दीकी साहब और इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।